शांति मामा। ओम शांति। आप ठीक हो अशोक भाई वहाँ पे? एब्सोल्युटली ऑलराइट मामा, एकदम परफेक्ट, एकदम ऑलराइट, सही जगह पे बाबा ने पहुंचा दिया है। बाबा ब्लेस यू। यस। आज रमाबेन नहीं होंगे अपने साथ में, बिकॉज शी इज अ सुपरवाइजर इन सीए इंस्टीट्यूट फॉर द एग्जाम। सीए की जो एग्जाम चल रही है ना, तो शायद मोस्टली वो 10 डेज तक नहीं होंगे, 10-15 डेज को। या तो रमाबेन की जगह पे उनका बेटा और उनकी सिस्टर इन लॉ, ये दोनों मैनेज करेंगे। ओके, so Bhavna Ben, any questions have come for yesterday's? No, nothing, Didi. Nothing. So anyone has any doubts or anything they want to share? Okay, shall we start, Bhavna Ben? Sure, Didi. I think so almost everyone has joined, huh? Okay. So किसका तो माइक ऑन है, जरा म्यूट कर देना। सुवर्णाक का। Okay. थैंक यू। ओके, मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? Yes, Didi. अच्छा, कल मैंने मेरे अनुभव सुना रही थी एंड सर्जरी के बाद में वहाँ बाबा ने मेरी एक मिस्टेक करेक्ट की। 2011 जो दिसंबर मैंने बोला था कि उसी साल के दिसंबर में मैंने बाबा का ये अनुभव किया था। इट वाज नॉट 2011, 2012 में मेरे को ये अनुभव हुआ था, ऑलमोस्ट मेरे सर्जरी के 1.5 साल बाद में। सर्जरी हुई थी उसी साल में। मैं तो अपनी ट्रीटमेंट लेने गई थी, मैं यहाँ वहाँ कर रही थी। ये जो ट्रीटमेंट मेरी चली थी 2012 के दिसंबर में, उस वक्त ये मुझे अनुभव हुए थे। ओके, तो ये जो 10 महीने मेरे को गुजारने थे ऐसे ही, एंड मार्च या अप्रैल मंथ में मैं वापस से इंडिया आई थी। तभी मेरा फिर चेकअप किया, एंडोस्कोपी किया, और 10 महीने के बाद, मीन्स कंप्लीट 10 महीने नहीं हुए थे, मगर 10 ही करीब से करीब 10 महीने होने आए हुए थे, तब जाके मेरा जो सर्जरी, जो मैं स्वेलो नहीं कर पा रही थी, उसका मिस्टेक डिटेक्ट हुआ। वो भी पुणे में ही आके डिटेक्ट हुआ। पुणे के ही हमारे पहचान के डॉक्टर्स हैं, उनके पास गई, क्योंकि मैंने डॉक्टर चेंज किया। फिर उस वक्त उन डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जब भी चेक किया तब उनको पता चला कि मेरे इंटरनल जो स्टिचेस होते हैं, जो डिजॉल्विंग स्टिच लगाते हैं, वो डिजॉल्व हुए ही नहीं थे। शायद थ्रेड की प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम था पता नहीं, वो स्टिचेस डिजॉल्व ना होने की वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ते गया था अंदर, और यही वजह था कि मैं स्वेलो कर नहीं पा रही थी खाना। मैं इवन पानी तक स्वेलो नहीं कर पा रही थी। So it was almost for 10 months I could not eat, drink, anything. Okay? तो इस वजह से मेरा वेट जो था, ऑलमोस्ट मैंने 50 to 60 केजीज मैंने लॉस कर दिया था। 50 to 60 केजीज लॉस कर दिया था वेट। और ये अचानक इतना श्रिंक हो जाने की वजह से मेरे को उसके साइड इफेक्ट जो थे दूसरे, वो बहुत झेलने पड़ रहे थे। जैसे मैंने बताया ना, रिब्स में लिगामेंट्स मेरे लूज हो गए थे, शरीर को टाइम नहीं मिला था कांटेक्ट होने को इसके लिए। देन आई वाज फेंटिंग, मैं फेंट हो रही थी बार बार। वीकनेस भी था शरीर में, बिल्कुल ड्राई, जैसे ना स्किन बॉडी ड्राई होने लग जाती है, उस तरीके का मेरा बॉडी हो रहा था। एंड सबको सरप्राइजिंग था कि इसमें भी, ये जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड था, इसमें भी मैं सारा घर का काम भी कर रही थी, बाहर भी जा रही थी, सेंटर भी जा रही थी, और वहां पे
हमेशा एवरी वीकेंड्स में योग भट्टी रखते थे किसी न किसी के घर पे इवनिंग को। तो वो भी सारे बाबा मेरे को योग भट्टी या जिनके भी घर पे रहता था वो अटेंड करने लगाता था। वहां पे भी वो मुझे छुट्टी नहीं देता था। वो कैसे भी करके मेरे लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर ही देता था। कोई ना कोई बहन को पता चल ही जाता था और बहन है या कोई भी इंतजाम कर देते थे कि कोई मुझे आकर लेकर जा सके। तो इस तरीके से वो मेरा पीरियड बीत रहा था। मैं इस पीरियड बीत रहा था, इसके साथ साथ बाबा की मेरी ट्रेनिंग भी, जो बाबा मुझे ट्रेनिंग दे रहा था वो भी चालू था। इसमें जैसे बाबा मुझे ये ट्रेन कर रहा था कि जीना कैसे है, इन मुसीबत जब आती है हमारे ऊपर, इन मुसीबतों को फेस करते हुए हमको किस तरीके से जीना सीखना है, वो मुझे सिखा रहा था। बाबा का ये था कहना कि जो हमारा चले गया, हमने जो चीजें खो दी है अपने जीवन में, उसको वापस तो ला नहीं सकते हैं। क्यों खोई है हमने? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने गलत कर्म किए हुए हैं और उसी गलती की सजा हमें मिलती है। तो सजा जब मिलती है तो उस सजा का कोई ये नहीं होता है, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है सजा के लिए। सजा सजा ही होती है ना। तो उससे सीखना होता है कि वापस से हम वैसे ही मिस्टेक्स ना करें। ठीक है। और ये बाबा का मेरे को लेसन स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे मेरे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, उन हेल्थ इश्यूज को किस तरीके से मुझे फेस करना है, ये सारे बाबा मुझे सिखा रहा था उसमें। जैसे माइग्रेन था, तो माइग्रेन में जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि माइग्रेन जब होता है तो बिल्कुल भी किसी से बात करने का मन नहीं करता है, हिलने डुलने का मन नहीं करता है, कुछ नहीं। सिर इतना फटता है कि हिलना भी नहीं, मतलब ये हेड भी ऐसे ऐसे हिलाने का मन नहीं करता है। ये सारी नर्व्स एकदम सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो बिल्कुल भी मेरा मतलब वो माइग्रेन का ये था। मगर बाबा की जो ट्रीटमेंट रहती थी ना, जो हमारी आम जिंदगी में ये दुनिया में जो ट्रीटमेंट होती है ना, उसके टोटली उल्टी ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स हमें दवाइयाँ देंगे, बोलेंगे सो जाओ, रेस्ट करो और अच्छे से नींद लो, उठो नहीं, ये बोलेंगे। मगर मेरे बाबा ने मुझे क्या कराया, टोटली उसका उल्टा। जब मैं बोलती थी बाबा बहुत सिर दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, बात भी नहीं हो रही है, और उसी वक्त बाबा किसी न किसी को निमित्त बना के फोन करने लगाता था और ज्ञान की शेयरिंग करने लगाता था। वो लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते थे और जो बाबा ने मुझे बताया हुआ है मुरली के पॉइंट्स द्वारा, वो मुरली के पॉइंट्स में को उनको एक्सप्लेन करने रहते थे। बाबा यहाँ से बोलते जाता था, मैं उनको एक्सप्लेन करती रहती थी। फिर भी बाबा ने जो बोला है तो मैं टाल नहीं सकती थी, तो मैं फोन उठाती थी, उन बहन को पहले मैं एक्सप्लेन कर देती थी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे बहुत माइग्रेन है, हेडेक है, मैं शायद ज्यादा बात नहीं कर पाऊँ, आप मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट में पूछ लीजिए। तो वो बेचारे ट्राई तो करते थे कि शॉर्ट में ही पूछने का। एक क्वेश्चन पूछते थे, उस क्वेश्चन को मैं आंसर दे रही हूँ, वो 10 मिनट लग जाते थे, उस क्वेश्चन से और दूसरा क्वेश्चन निकल के आता था, और ऐसे करते करते कम से कम 2-3 घंटे निकल जाते थे उनसे बात करते करते। ठीक है। जहाँ मैं 10 मिनट लेने वाली थी, 10 नहीं 2-3 ही मिनट उनको बोला था कि मैं बात करूंगी, वहां पे 2-3 घंटे निकल जाते हैं। और फिर वो बहन फोन रखते वक्त वो टाइम देखती है और बोलती सॉरी मैंने आपका इतना वक्त ले लिया, मुझे पता ही नहीं कि चला कि कहाँ ये वक्त चले गया। और मैं भी उनको ये थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे भी नहीं पता चला कि 2-3 घंटे बीत गए इसी में। और जब फोन रखा और फिर बाबा को बोला, बाबा देखा 3 मिनट का 3 घंटा हो गया, इसलिए मैंने मना किया था कि मुझे नहीं बात करनी है, मुझसे नहीं होगी। और बाबा क्या बोलता था, बाबा बोलता था बता किधर है तेरे को दर्द, तेरा 3 घंटा किधर गया पता चला तुझे। और फिर मेरा ख्याल बाबा फिर से उस तरफ खींच के लेकर आता था कि जब कुछ दर्द होता है तो अशरीरीपन का अभ्यास करना होता है।
जो बाबा हमें मुरली में बोलता है ना, अशरीरीपन का अभ्यास करो। क्यों बोलता है? क्योंकि हमको हमारी जो शरीर तकलीफ देती है, उस तकलीफ से दूर होने के लिए हमको अपना मन उस जगह पे लगाना है जहां हमें फिर से इस तकलीफ की याद ना आए। उसको बोलते हैं अशरीरीपन का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तो ये था वो मुरली का पॉइंट जो बाबा ने पहले धारण करने लगाया और फिर उस मुरली के पॉइंट को मुझे समझाया। इसी तरीके से एक एक मुरली का पॉइंट बाबा पहले मुझे अनुभव कराता था और अनुभव कराने के बाद में बाबा मुझे उस मुरली के पॉइंट का समझाता था कि इसका मतलब मैं जब मुरली में बोलता हूँ ये चीज करनी है या वो करना है तो उसका मतलब ये है। ये हो गया माइग्रेन की बात। फिर था अल्सर का पेन था मेरे को बहुत, तो अल्सर के पेन में भी नींद नहीं आती है, दर्द करता है, कभी भी बीच में पेट में दर्द शुरू हो जाता था जोर जोर से। तो उस वक्त पेट में जब दर्द होता था तो बाबा क्या करता था, मुझे बोलता था कि बता तेरे को किस में ज्यादा इंटरेस्ट है करने में। मैं बोलता मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो बाबा हंस देता था, बोले अब तो तू ड्राइव नहीं कर सकती है क्योंकि तुझे दिखता नहीं है, कम दिखाई देता है, तो वो रिस्क नहीं लेना है। उसके बावजूद मैं बोलती थी पेंटिंग मुझे पसंद है। फिर पेंटिंग करना शुरू किया, बट आंखों में बहुत रोशनी कम सी दिखाई नहीं देता था और वीकनेस की वजह से हाथ भी बहुत शिवर करता था। मुझे ब्रश पकड़ती थी पेंटिंग के लिए, मैं हाथ मेरे शिवर बहुत करते थे, तो मैं बराबर से पेंट नहीं कर पाती थी। वो पेंटिंग का जो फिनिशिंग होना चाहिए वैसा वो बराबर आता नहीं था। ठीक है, तो उस वजह से फिर पेंटिंग थोड़े थोड़े किए मैंने, ऐसे नहीं कि नहीं किए, बहुत सारे पॉट्स वगैरह पेंट करती थी। फिर बाबा को पूछती थी अभी ये इनको करूँ क्या। फिर बाबा बोलता था जिनके बर्थडे आते हैं उनको गिफ्ट करते जाइए पॉट्स। फिर वो जो भी मैं पेंटिंग करती थी वो पॉट्स को उस पे बाबा का लोगो या कुछ भी ऐसा बाबा की यादगार ऐसे लगा देती थी उस पे, और वो बर्थडे पार्टीज में बर्थडे को उनको बुलाती थी। इस तरीके से वो सिलसिला शुरू हुआ बर्थडे मनाने का भी। फिर क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती थी तो बाबा ने कहा तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे यहाँ पे ही आ जाएंगे, तो सबको बुला। फिर मैं जिनके जिनका बर्थडे होते थे, जो नोन लोग हैं ना, स्पेशली कुमार कुमारीज हैं जो अकेले रहते हैं वहां पे, उनके लिए मैं बर्थडे मनाया करती थी, उनके बर्थडे मनाती थी, केक, उनका फेवरेट खाना, और फिर ये पॉट एज ए गिफ्ट उनको देती थी। हाँ, तो इस तरीके से बाबा मेरे को पालना भी देने लगाता था उन सभी को। फिर ये बर्थडे पार्टीज का स्टार्ट कराया बाबा ने, उनके फेवरेट खाने का भी स्टार्ट कराया। तो किस तरीके से बाबा मुझे दुनिया के साथ में सोशल ना रहने के लिए भी, मुझे लोगों के साथ में मिलनसार बनाने के लिए भी, जैसे एक साथ में सारी पढ़ाई मेरे साथ बाबा करा रहा था। जिस तरीके से मैंने क्या कहा था, 16 कलाएं भी हमें इम्बाइब करनी है। तो ये बाबा जो बर्थडे का निमित्त बना के मेरे को लोगों से बुला रहे थे, सारे बच्चों को बुला के उनसे ना इंटरेक्शन करना, ये करना, उनके लिए उनका फेवरेट बनाना, ये सारा था। तो जहाँ हमारी कलाएं जो बाबा बोलता है वो भी धारणा हो रही थी। ये सब होते होते इस बीच में और भी वक्त मिलता था क्योंकि पूरा दिन ही घर में रहते थे, क्या करें। और फिर दूसरा बाबा ने खाने बनाने का मेरे को पूछा, और क्या पैशन है तेरा, तेरे करने का क्या, जो तू पहले तेरे पास वक्त नहीं मिलता था, तू सोचती थी वक्त मिलेगा तो मैं करूंगी, वक्त मिला तो मैं करूंगी, तो अब तेरे पास वक्त है, तू क्या करना चाहती। फिर मैंने बोला कि इंटीरियर डिजाइनिंग थे, मेरा बिजनेस था पहले, वो अभी कर नहीं सकती हूँ क्योंकि आंखें मेरे साथ नहीं देती हैं। ड्राइविंग मेरा पैशन था, वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आंखें साथ नहीं देती हैं। फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड की थी मैं, अकाउंट्स वगैरह घर बैठे भी कर सकती थी, पर कंप्यूटर पे भी वापस से आंखों का ही जरूरत है, वो नहीं कर सकती है। तो सारा मैं एक एक चीज देख रही थी जो मैं नहीं कर पा रही थी। तो तुरंत बाबा ने क्या किया, फुल स्टॉप लगाया उधर। बोले ये मुझे मत गिना कि जो तू कर नहीं सकती है, जहाँ जहाँ तुझे को नजरों की जरूरत है, मुझे ये बता कि तेरे को क्या करना अच्छा लगता है।
फिर मैंने बोला कि मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है बाबा, बस कुकिंग ही मुझे पसंद है। अभी इसमें तो 2 ही जन थे खाना खाने वाले, मेरे युगल और बच्चे बेटा, तो उनके लिए तो कुछ भी बना देती थी, चल जाता था। उनको भी समझ में आता था मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्ची ज्यादा, हल्दी कम, ऐसा हो जाता था। मैं वो लोग खा लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे। अब इसमें अगर मैं ये बोलूं कि बाबा मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो बाबा मेरे से वो सेवा कैसे करा के ले। फिर जब भी मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, बाबा मुझे तो कुकिंग बहुत पसंद है, मगर कैसे करेगी मैं कुकिंग, इसको भी तो रोशनी की ही जरूरत है। तो विदाउट आंखें तो कोई कुछ काम ही नहीं कर सकता है, हैं? मैं बाबा के सामने ऐसे ये रख रही थी कि विदाउट आंखें तो कोई कुछ काम ही नहीं कर सकता है। बाबा ने बोला कि अच्छा, आंखों द्वारा इतना काम हो जाता है, तो बाकी के जो 4 ऑर्गन हमें दिए गए हैं, 4 सेंस ऑर्गन, उसका क्या है? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, तुम उससे कुछ काम नहीं करते हो। फिर बाबा ने उस दूसरे 4 सेंस ऑर्गन का इम्पोर्टेंस बताया। इसके लिए सबसे पहले तो मेरी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना, वो स्टार्ट कराया मेरा। मैं पहले मल्टीटास्किंग करती थी। हाँ, मल्टीटास्किंग मतलब जब हेल्थ अच्छी थी तो एक ही वक्त में 4-4, 5-5 काम एक साथ में करना, तभी मैं क्विक एंड फास्ट रहती थी, ऐसा मुझे लगता था। आई एम वेरी क्विक, आई एम वेरी फास्ट, क्योंकि मैं एक साथ में 4-4, 5-5 काम कर सकती हूँ। मतलब किसी का फोन आया, फोन भी अटेंड कर लो, खाना भी बना दो, बच्चों को नाश्ता भी दे दो, उनको स्कूल जाने के लिए तैयार भी कर लो ना, उनके होमवर्क भी चेक करना है तो वो भी कर लो। तो सारे ऐसे जो एक साथ में हम काम करते हैं ना, उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे को तो बहुत ऐसे लगता था कि मैं बहुत माहिर हूँ ये सब में, हैं? बाबा ने ये मेरा घमंड जो था मिनटों में चकनाचूर कर दिया। यही होते हैं सारे हमारे अंदर, हमको फॉल्स ये होता है ना, बोलते हैं अपने आप के बारे में कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे। तब जाके बाबा ने बोला, अच्छा तू मल्टीटास्किंग कर सकती है, बता। अभी आंखों की रोशनी थोड़ी थी, ऐसे नहीं कि टोटली गई थी, थोड़ी थी, तो उसमें मैं कर रही थी। फिर बाबा ने मेरे एक एक मिस्टेक्स गिनाए मुझे। अब बता मुझे, तूने फोन पे जो जिससे बात कर रही थी, क्या बात किया तूने? मैं जिनसे भी मेरी फ्रेंड है या क्या है, उनसे जब बात किया, उससे तेरे को कुछ बोला कि ये करके ऐसे, क्या बोला? और फिर मैं 1 सेकंड के लिए याद करने की कोशिश की कि वो मेरी क्या बात हुई, वो मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस दे रही थी मेरे हेल्थ के लिए, इसके लिए। 0 नील, मेरे को कुछ याद ही नहीं है। फिर मेरे को बोला, अच्छा तू फोन पे बात करते वक्त तू क्या कर रही थी? मैं याद करने की कोशिश करती, हाँ फोन करते वक्त मैं और भी दूसरे काम कर रही थी। तो मैंने बोला कि हाँ मैं रोटी बना रही थी, खाना बना रही थी, सब्जी और ये। अच्छा तूने क्या सब्जी बनाई उस वक्त? फिर एकदम ब्लैंक हो गई मैं। अभी सब्जी मैंने ही बनाई है, मैं फोन पे बात करते हुए, बच्चे को तैयार करते हुए मैं सब्जी बना रही हूँ। अभी टोटली ब्लैंक, मुझे याद ही नहीं कि मैंने सब्जी क्या बनाई। सोच सकते हो आप, ऐसे हम सभी के साथ होता है, मगर ये बाबा हमें पॉइंट आउट करता है। फिर मेरे को बोला कि अच्छा बच्चे को तैयार कर दिया? मैं बोला हाँ। अच्छा जरा उसके पैरों में देख ले, सॉक्स कौन से पहने हैं? देख रही हूँ तो एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। जो स्कूल का है उसका एक ब्लैक कलर का सॉक्स है और एक व्हाइट कलर का सॉक्स पहना है। बच्चा तो छोटा है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो मम्मी ने पहना है तो ठीक है, यही यूनिफॉर्म है। तो इस तरीके के मिस्टेक्स हम करते हैं मल्टीटास्किंग में, बट हम नजरअंदाज कर देते हैं। और जब ध्यान में भी आता है तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अच्छा 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 ये हो गया क्या मिस्टेक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरीके से हम आया गया कर देते हैं ये मिस्टेक्स को, है ना? और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी मिस्टेक्स रहती है। ये बाबा ने मुझे एहसास दिलाया। जैसे फोन पे मेरे फ्रेंड के साथ तो बात हुई, उसने मुझे कुछ बातें बताई थी, मैंने वो हाँ 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 हूँ करके, जैसे खाना भी बना रही थी ना, सब्जी, उस वक्त बाबा ने बोला कि तू सब्जी बना रही थी, तो सब्जी बनाने में मेरा आधा ध्यान उधर था, आधा ध्यान बच्चे को तैयार करने में था, आधा मेरा ध्यान इधर था। कहीं पे भी मेरे पूरा ध्यान दे नहीं पा रही थी,
सारा काम आधा अधूरा हो रहा था, कहीं पे भी परफेक्टनेस नहीं था। तो ये जब भी बाबा ने मुझे एहसास दिलाया कि मल्टीटास्किंग, सबसे पहले मेरी पोस्ट ऑफ कराई। उसके बाद में जो काम करते हैं टोटली उसी पे ध्यान देना है, हाँ, प्रेजेंट में रहने को सीखना है। तो ये मेरे को बार बार बाबा इसकी मेरे को हिदायतें देता रहा। जब भी मैं कहीं कहीं मेरा दिमाग घूम जाता था, तुरंत बाबा खींच के डोर मेरे प्रेजेंट में लेकर आता था। बाबा ने बहुत मेरे साथ में काम किया है, मेरे ऊपर काम किया है। साथ में नहीं बोलूं, मेरे ऊपर इतना वर्कआउट किया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना दिन रात में बाबा के साथ में रही हूँ और बाबा मेरे साथ में रहा है। हर पल मुझे, हर सेकंड मुझे बाबा की मदद की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बाबा को पता था ये बच्ची अभी कुछ कर नहीं पाएगी ऐसे। तो इस तरीके से बाबा ने मुझे प्रेजेंट में रहना सिखाया। ना पास्ट में जाना है, ना फ्यूचर में जाना है, ना पास्ट में का सोचना है कि ये क्या मिस्टेक हुई, वो क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, उस डॉक्टर ने ऐसे क्यों किया, ये सारा नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना, उसका सॉल्यूशन बाबा ने मेरे को उसी वक्त वो देते भी जा रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा था। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों की कहानी उसके साथ साथ जुड़ी हुई है, वो जो बता रहा था मुझे। ठीक है, तो अभी इसी के साथ में मेरी सबसे पहले जो मेरा ऑपरेशन जब फेल हुआ और जब पता चला कि 3 महीने के बाद में कि ऑपरेशन फेल हुआ है, ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मेरे जीजाजी भी डॉक्टर हैं और ये है मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड सर्कल, वो सब ने बोला कि डॉक्टर पे केस करो, फाइल द केस, डॉक्टर पे केस फाइल करो, क्योंकि उसने कुछ मिस्टेक होने के बावजूद भी इतना ध्यान नहीं दिया तुम्हारे ऊपर। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा ने हंस के कहा, उस डॉक्टर पे केस करके फायदा क्या होगा, तू दुबई में रहती है, उसको फॉलो अप कौन करेगा, कौन देखेगा उसको, क्यों फालतू में वो टेंशन और पालना है, क्या टेंशन की कमी है, स्ट्रेस क्यों बिल्डअप करना है। और तो इस तरीके से बाबा ने फर्स्ट लेसन मेरे को फुल स्टॉप लगाने का सिखाया। पुट फुल स्टॉप, केस फेल है, ठीक है। अब फिर बाबा ने दूसरा क्वेश्चन किया, उस दिन कितने ऑपरेशन किए थे डॉक्टर ने, मैंने बोला 4-5 किए होंगे, क्योंकि डॉक्टर बता रहा था कि वो इतने इतने ऑपरेशन है उसके। जब ये ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमारा इंजेक्शन देते, चेक करते, तो हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो हमारे साथ ऐसी बातें करता है। तो उस वक्त वो डॉक्टर मुझे बता रहा था, पता है मेरे कितने ऑपरेशन है, आज मैं अभी एक ऑपरेशन करके आ रहा हूँ, अभी आपका ऑपरेशन है, उसके बाद में और 2-3 ऑपरेशन है ऐसे। तो इस तरीके से वो बताया था उसने, तो मुझे वो याद था। इसके लिए बाबा ने मेरे को जब पूछा तो मैंने बोला कि हाँ, उसने बोला था कि 4-5 ऑपरेशन है। तो उन 4-5 ऑपरेशन में से सिर्फ तेरा अकेली का ही ऑपरेशन फेल हुआ, दूसरों के तो नहीं हुए ना। तो बाबा ने मुझे ये बताने की कोशिश की उसमें कि ये पेशेंट है, जो पेशेंट होता है उसकी तकदीर होती है, ये फेल होना, पास होना, ये डॉक्टर का तो काम है, वो तो उसका प्रोफेशन है सर्जरी करना, उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना, है ना। मगर बाकी का सारा होता है पेशेंट के ऊपर। तो ये जब बाबा ने मुझे अनुभव कराया, ये बाबा ने जब मुझे बात समझाई और बताई, तब मेरे लिए क्लियर हो गया कि यस, ये मेरी डेस्टिनी थी, ये मेरे कर्म में लिखा हुआ था। तो इसमें डॉक्टर की क्या हम गलती से बताएं। इसके लिए फिर मैंने सभी को मना कर दिया कि मुझे केस नहीं करना है डॉक्टर के ऊपर, जो है वो है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, अब मेरा जीवन ऐसा ही है। जब भी मेरे को ये इतना इजी हो गया ये सब कुछ एक्सेप्ट करना, जो पहले मेरा क्यों क्या में जा रहा था, जब निकलने को नहीं हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, तब बार बार जब मेरा डॉक्टर के पास जा रहा था दिमाग, उस पे तुरंत फुल स्टॉप लग गया। अब मुझे पता चला कि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरे कर्मास हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाबा मुझे ज्ञान भी क्लियर करते जा रहा था और ज्ञान मेरे को मुरली के पॉइंट द्वारा क्लियर करते जा रहा था, किस तरीके से कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। मेरा घमंड, मेरे अहंकार, जो भी मेरे विकार थे,
वो भी धीरे धीरे बाबा मेरे से निकालते जा रहा था। जैसे कपड़ों का मेरे को बहुत मोह था, है ना, महंगे महंगे कपड़े, सबसे ज्यादा मोह मेरे को गहनों के साथ था। है? मेरे जो गहने थे, मेरे को पूरे 10 की 10 उंगलियों में अंगूठा पहनना बहुत पसंद था। और अभी अचानक से मेरा वेट कम हो जाने की वजह से सारी उंगलियों में से मेरी अंगूठियां गिर जाती थी। हाँ, और दूसरा एक रिस्क ये था कि मैं बार बार बेहोश हो जाती थी, अनकॉन्शियस हो जाती थी। तो वो बहुत बड़ा रिस्क था कि चोरी होने का, कोई ना उसकी लालच में आ जाए या क्या, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से सारे गहने मेरे को उतार के रखने पड़े। छोटी सी चेन, एकदम पतली चेन गले में डाली, आखिर में वो भी मुझे निकाल के रखनी पड़ी विदाउट एनी गहने। तो ये मोह पे कंट्रोल आ गया, कंट्रोल आया, और उसके बाद में वो खत्म ही हो गया। कपड़ों इतने महंगे थे, वो एक एक करके कपड़े मेरे को बाबा ने दान करने लगाए, सबको देने लगाए, इतने महंगे के कपड़े। मन बहुत जलता था कि बाबा को मैं बोलती थी, बाबा ये 15,000 का है, ये 30,000 का है। बाबा बोला तेरे कुछ काम का है अभी, तो पहन पाएगी? तो किस वजह से तेरे को ये मोह है इसका? अगर ये फट जाता तो तू क्या करती? इस तरीके से बाबा ने उस मोह से भी मुझे निकाला। इस तरीके से मोह पे विजय पाया। अपना क्रोध पे विजय पाया। क्रोध इसके लिए, क्यों क्रोध हमें क्यों आता है? कहीं ना कहीं अपेक्षाएं, इच्छाएं, अहंकार, गुरूर, ये सब जब होता है तभी हमारा क्रोध निर्माण होता है। तो बाबा ने सबसे पहले इन सब पे वर्कआउट किया, और ये सारा जब मेरे अंदर से दूर होते गया, क्रोध अपने आप शांत होते गया। अब क्रोध में मैं ना किसी को कुछ बुरा भला बोल रही हूँ, ना किसी को कोस रही हूँ, ना किसी को ब्लेम कर रही हूँ, ना कुछ। मेरे लिए ये ज्ञान क्लियर होते गया। तो इस तरीके से सारे विकारों पर जीत पाती गई, और शक्तियां एक्सेप्टेंस की, एडजस्टमेंट की, क्योंकि अभी एडजस्ट करना ही है ना, अभी रोशनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने जीवन के साथ में एडजस्ट करना था। जो मैं पहले बाहर मेरा बटरफ्लाई जैसा जीवन था, अब 4 दीवारों में बैठना था। ये मेरा सबसे बड़ा एडजस्टमेंट। दूसरा, मैं सबको सपोर्ट करती थी, मैं सभी के लिए हेल्पिंग हैंड थी, आज मुझे सबका हेल्पिंग हैंड लेना था। ये दूसरा एडजस्टमेंट। तो इसकी वजह से मेरा घमंड भी टूट गया, मेरे अंदर का गुरूर भी कम हो गया कि मैं देती हूँ, मैं करती हूँ। ये जो था, ये गुरूर भी चकनाचूर हो गया। तो इस तरीके से मेरे अंदर का जो भी बाबा ये विकार थे, धीरे धीरे बाबा परिवर्तन कर करके खत्म कर दिया, है ना। और ऐसी परिस्थितियां आती थी, और उन परिस्थितियों में मुझे बाबा बोलता था, यहाँ पे तो तुझे तेरे अहंकार पे जीत पानी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी का बर्थडे है, ठीक है, मैं बर्थडे का केक बनाया, उनको बुला रही हूँ फोन करके, बाकी के और कुमार कुमारियों को बुला रही हूँ, सबको, और बर्थडे की सारी तैयारी की। मगर ये कुमार कुमारियों को कैसे था कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं बेहोश हो रही हूँ, अनकॉन्शियस हो रही हूँ, और फिर भी मैं इतना कर रही हूँ, तो उनको खुद को ही थोड़ा ऑकवर्ड फील होता था, थोड़ा गिल्ट फील होता था कि इस बहन की तबीयत अच्छी नहीं है, हम तो अच्छे खाते पीते हैं, फिर भी हम इसको तकलीफ क्यों दे। और मेरे को उस चीज को डिस्करेज करने के लिए, वो मना करने के लिए कभी कभी कोई भी नहीं आता था, है। सिर्फ बर्थडे जिसका है वो ही इंसान एक आता था, बाकी के जिनको भी बुलाया वो कोई नहीं आते थे, क्योंकि एक दूसरे से वो डिस्कस करके बोलते इस बहन को अगर हम समझाएंगे तो ये समझती नहीं है, हम कोई जाएंगे ही नहीं ना, एक बार नहीं गए, 2 बार नहीं गए, तो तीसरी बार अपने आप वो बंद कर देगी करना। ये उनका ख्याल था। देखो, मैं यही बता रही हूँ ना कि दुनिया का सोचना और बाबा की सोचने में जमीन आसमान का फर्क है।